झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। मैं ये बहुत इमोशनल बातें हैं, पहली बार बता रहा हूँ। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। डूबाम डूबाम डूया 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 डूबा। Now let's talk with the doers, the dreamers, believers, achievers, the successful people with their eyes to the sky and their feet on the ground. Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jay Kumar Show. Hello, namaste, salam, sat sri akal. Welcome to Jai Ho, the Jay Kumar Show. Today's episode is again a very special one, as today we have a personality with us who has made his mark in the Bollywood through sheer talent, hard work, and of course, his golden voice. Our guest today is a musician, a singer, who is a consummate master of technique and artistry, whose melodious voice touched millions of hearts in India and around the globe. Javed Ali is a name in the industry which has gifted us with so many evergreen songs like some of my favorites, Jashne Bahara from Jodha Akbar, Nagada Nagada from Jab We Met, Ek Din Teri Raahon Mein from Naqab, Guzarish from Ghazini, Arziya from Delhi 6, and many, many more. And now he's sweeping the country away with his performance in the viral sensation Sri Willi song from biggest hit Pushpa. The song has gone beyond the boundaries of culture, language, and nations. Today, at Jai Ho, we are proud to have this widely admired playback singer, an avid live performer, and a great human being who inspire and motivate millions of aspiring musicians across the country. So, ladies and gentlemen, please welcome one of the most sought after musician in today's Hindi playback singing industry, Javed Ali. जावेद भाई, वेलकम टू जय हो। थैंक यू जय भाई, थैंक यू जय भाई, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए जावेद भाई, शुरुआत करते हैं। एंड आई थिंक शुरुआत में ही आपका जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट है आज की डेट में, विच इज द श्रीविल्ली सॉन्ग, राइट, सुपर डुपर हिट सॉन्ग, मिलियंस ऑफ व्यूज, पता नहीं कितनी सारी रील्स बन चुकी हैं इस गाने के ऊपर। और मैंने आपकी जर्नी कुछ टाइम से देखी है, हम काफी टाइम से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं ना, और इनफैक्ट इस इंटरव्यू को रिलेटेड भी ना इस काफी टाइम से, आई मीन स्पेशली इस सॉन्ग से पहले की हमारी बातचीत चल रही थी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ओवर द टाइम जो मैंने आपकी जर्नी रखी है कि इस गाने के सुपर डुपर हिट होने के बाद जावेद भाई और भी हम्बल हो रहे हैं। नहीं तो ये तो नहीं, बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड में जो भी ऊपर वाले ने दिया है उसका बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और
बस थैंक्स ही बोल सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई बेहतर वर्ड नहीं है, क्योंकि एक ये मैजिक सिर्फ ऊपर वाला ही क्रिएट कर सकता है। तो क्या है ना, हम कई बार कोशिशें बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो कोशिश करना हमारा काम है, सक्सेस मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। तो मुझे लगता है उसने एक बहुत ही सही वक्त पे ये एक मैं समझता हूँ कि एक इब्तिदा की है, एक शुरुआत की है, एक जिसको कह सकते हैं। और बस मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे फैंस को, एंड ऑफ कोर्स डीएसपी सर को और रकीब आलम जी को, अल्लू अर्जुन जी को, कि इतना एक सारी चीज़ें मिलकर जो ये बात बनी है, बस वो फिर उसका मैजिक क्रिएट होता है। तो बस मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज ये म्यूज़िक, ये गाना, ये फिल्म, हर चीज़ एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है और लोग लाइक कर रहे हैं। और बल्कि मैंने इतनी रील्स बनती किसी अपने गाने की नहीं देखी है अभी तक। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑलमाइटी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको लगता है कि इस सक्सेस के बाद जावेद हैज अराइव्ड? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली नहीं है, ये कभी पूरा होता ही नहीं है। मैं मुझे लगता है कि हर गाना एक अपनी, हर जो सक्सेस होती है वो एक नई जर्नी की शुरुआत लेकर आती है। तो मैं समझता हूँ ये एक नई जर्नी की शुरुआत है, और बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो मैंने कुछ भी पाया नहीं है। तो ये अगर ना एक ब्लेसिंग के तौर पे मुझे ये गाना मिला है, ये फिल्म मिली है, तो ये एक ब्लेसिंग ही मानता हूँ। और यहाँ से मेरी एक अलग जर्नी शुरू हो रही है कि जो आप एक अलग जावेद अली को आप सुनेंगे या आप एंजॉय करेंगे या आप देखेंगे। तो इट्स अ बिगिनिंग फॉर मी। तो जावेद भाई, जब मेरी टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, एंड सो दे वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे वर लुकिंग एट द नंबर ऑफ हिट्स, इतने सारे गाने आपके और इतने खूबसूरत हिट्स गाने हैं, बट दे वर एक्साइटेड एंड दे वर आल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि ये गाना भी जावेद अली ने गाया, ये गाना भी जावेद अली ने गाया, और दिस इज माय फेवरेट। एंड दिस इज एक्चुअली, यू नो, इन वन वे दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई कैन से दैट कि काफी लोगों को जिस साल में भी उन्होंने इंडिया छोड़ा, या यू नो, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड इंटरेस्ट, कि दे डांस ऑन योर सॉन्ग्स, राइट? उनको वो न्यू ईयर पे, होली पे डांस कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं मालूम है कि इसका सिंगर कौन है, स्पेशली इफ दैट सॉन्ग इज फ्रॉम द लास्ट 5, 7, 10 years, राइट? तो उनको ये नहीं मालूम रहता कि कौन से, किसने गाया ये। उनको, उनके लिए जो सिंगर्स के नाम है वो सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण, वहीं पे रुक गए हैं, राइट? तो नए वालों में इतना नहीं मालूम होता है, या किशोर कुमार, लाइक उस दौर के। सो जब आपकी लिस्ट देखते हैं, सो माय टीम सेड, ये यू नो, अरे भाई ये तो संगीत का खुदा है, नहीं, है ना जी। तो जैसे आपका एक, मेरा बहुत ही फेवरेट है ऋतिक रोशन वाला, जोधा अकबर का कहने को जश्न बहार। हाँ, राइट, जश्न बहार, राइट। तो इतने सारे आपके हिट गाने हैं, और लोगों को कई बार पता नहीं होता। जी। मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, एक चीज़ अगर चल जाती है, हिट हो जाती है, तो फिर क्या होता है, बाकी चीज़ें आपकी रिवाइव हो जाती है। तो जो गाने मैंने गाए थे और लोगों के सामने या नहीं आए थे, या कहीं ना कहीं ओझल से हो गए थे, या कुछ भी समझ सकते हैं आप, वो सारे गाने लोग अभी उनकी रील्स बना रहे हैं। अभी मैंने जश्न बहारा गाने की रील्स देखी, तुम तक गाने की रील देखी, तुम मिले गाने की रील देखी, तू ही हकीकत गाने की रील देखी। तो मतलब मेरे पुराने गाने भी लोग अभी बना के और वो उसके रील्स बना रहे हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ देखकर। मुझे पसंद है बहुत, कोई मेरा कवर वर्जन करता है मेरे गाने का, तो मुझे वो भी बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट अभी एक लास्ट ईयर एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, बंदिश बैंडिट। हाँ, मैंने देखना शुरू किया वो, स्पेशली आपके लिए। वो गाना इतना हिट हुआ क्योंकि लॉकडाउन भी था इंडिया में, थोड़े से हालात
बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पहला लॉकडाउन था तो लोग डरे हुए थे। लेकिन ये वेब सीरीज़ इतनी हिट हुई, लोगों में इसकी बहुत चर्चा हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये गाना जो मेरा लब पर आए वो बहुत पसंद किया गया, और उसकी सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में उसकी बहुत डिमांड हुई गाने की। मन लागे रे पछताने हो मोरे सैया, मैं लागू तोरे पैया, बलमावा ना जावो परदेस। सजना जी करूँ मैं कैसे राजी, पिया जी लागे जिया कोठे। इनफैक्ट मैं शोज़ में भी जाता था तो मुझे 2-2 बार ये गाना गाना पड़ता था, गाना पड़ता है अभी भी। अब तो श्रीवल्ली आ जाएगा तो क्या हो गया कि वो सब चीज़ें दोबारा से रिवाइव हो रही हैं, और इट्स अ मिरेकल। और ये मैं समझता हूँ कि कुदरत का एक करिश्मा ही है कि जो एक गिफ्ट के तौर पे मुझे मिला है। तो बस। तो ये आपने रिकॉर्ड कब किया था? ये गाना मैंने अभी रिकॉर्ड किया, ओह 3 months ago। नहीं, ये तो अभी रिकॉर्ड किया मैंने 3 महीने पहले। और इनफैक्ट इस गाने को गाने से पहले मैं इलैयाराजा सर की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, और मुझे कॉल आया बीच में देवीसी प्रसाद जी का कि जावेद वी वांट टू रिकॉर्ड वन सॉन्ग बट दिस टाइम इन हिंदी, बिकॉज मैंने उनके तेलुगु गाने बहुत सारे गाए हैं। इनफैक्ट 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक उनकी तेलुगु फिल्म आई थी उप्पेना, और उसका सबसे बड़ा हिट गाना मेरा ही था, नीकन्नू नीली समुद्रम। जितने भी हमारे साउथ के लोग मुझे सुनेंगे उनको सबको पता होगा ये गाना। इश्क है पीर पैगंबर, अरे इश्क अली दम मस्त कलंदर। इश्क है पीर पैगंबर, अरे इश्क अली दम मस्त कलंदर। इश्क कभी कतरा है, अरे इश्क कभी है एक समंदर। इश्क कभी कतरा है, अरे इश्क कभी है एक समंदर। నీ కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ నవ్వు ముత్యాల హారం, నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం. నీ నవ్వు ముత్యాల హారం, నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం. नीकन्नू नीली समुद्रम इट्स अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। तो उन्होंने मुझे हमेशा तेलुगु गाने गवाए, तो पहली बार उन्होंने कहा कि जावेद हमें इस वक्त ना हिंदी गाना करना है और आपके लिए ही है वो गाना। तो मैंने कहा सर मैं तो कल चेन्नई आ रहा हूँ। ओ उन्होंने खुद शो गए, उन्होंने कहा अरे वाह, तो चेन्नई में हम ये गाना रिकॉर्ड करते हैं। और ना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा इलैयाराजा सर की रिकॉर्डिंग के लिए, सर के लिए मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनके लिए गाना बहुत एक ड्रीम होता है हर सिंगर का। तो मैंने कहा मैं फर्स्ट गाना मैं उनका गा के देन आपके पास आऊँगा, क्योंकि मैं एकदम फ्रेश रहूँगा, तो फ्रेश उनके साथ सामने फर्स्ट इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो एकदम तरोताज़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, डीएसपी ने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, उनका गाना कंप्लीट करके कितने भी बजे आ सकते हो, मैं स्टूडियो में इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा ठीक है डन। तो नेक्स्ट डे फिर पूरा दिन हो गया, उन्होंने बुलाया नहीं, मैं होटल में रुका हुआ था राजा सर ने। तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर है ना डीएसपी का कॉल आया चेन्नई में कि जावेद जी आपका हो गया क्या गाना। मैंने कहा अभी तक तो बुलाया ही नहीं सर ने मुझे। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप मेरे स्टूडियो में आ जाइए, और बीच में भी अगर राजा सर का कॉल आएगा, सर का कॉल आएगा, तो आप है ना बीच में से मेरी रिकॉर्डिंग छोड़ के चले जाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एक दिन मैं भी था, कुछ काम नहीं किया, तो एकदम थोड़ा सा एकदम बोर होने लगा था। तो फिर मैं वहाँ स्टूडियो गया और स्टूडियो में गाना सुना। मैंने कहा यार ये गाना तो बड़ा लाजवाब है यार, क्या ग्रूव है इस गाने का, और क्या लिखा है, सारी चीज़ें कमाल है। तो ये गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया 2-2.5 घंटे के अंदर। फिर जाके मैं राजा सर का गाना गाने के लिए गया, उनका भी कॉल आया। तो ऐसे ये गाना हुआ, और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग बहुत मज़ेदार हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस पे काफ़ी वेरिएशंस उन्होंने छूट दी डीएसपी ने कि ना आप ये भी करो, आप जो लगता है आप जिस तरह से गाना चाहते हो इस गाने को गाओ। तो मैंने
बिकॉज सिड श्रीराम ने भी बहुत ज़बरदस्त गाया है तेलुगु, सारे लैंग्वेजेस गाए उन्होंने, 4 लैंग्वेज, और बहुत ही कमाल के उन्होंने गाया है। तो मैंने डीएसपी से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप इस गाने को ना थोड़ा सा अलग जैसे हिंदी में होना चाहिए वैसा हम लोग इसको रूप देते हैं, तो मैं थोड़ा अलग टेक्सचर में भी गाऊंगा और अलग स्टाइल में गाऊंगा, वेरिएशंस भी डिफरेंट रखेंगे हम। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो आप जैसा करना चाहते हैं। तो वो इतना अच्छा खूबसूरत निकल के आया, मेरी वॉइस भी बड़ी अच्छी निकल के आई उसमें, और लोगों को ऑफ कोर्स पसंद आया। तो कभी कभी कई चीज़ें होती हैं ना जो आप नई करना चाहते हैं, वो करेक्ट टाइम पे अगर लग जाती है तो फिर मज़ा आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस गाने के लिए हुआ, और बस मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आपने इसको पसंद किया। तो ये एक ही टेक में हो गया या नहीं, एक टेक में तो कोई भी गाना नहीं होता अभी आजकल। नहीं? मेरा क्या होता है कि लाइक तो ऐसा कौन सा वेरिएशन था जो आपने ट्राई किया? नहीं, वेरिएशन देखिए क्या है ना, एक स्टाइल, जैसे साउथ इंडियन स्टाइल अलग होता है, एक थोड़ा सा कर्नाटक अंग आता है उसमें, और कर्नाटक म्यूजिक एकदम डिफरेंट है हिंदुस्तानी क्लासिकल से, उसका एक अलग ढंग होता है। तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा ना हमारा इंडियन जो स्टाइल होता है गायकी का, हल्का सा एक इंडियन लाइट क्लासिकल म्यूजिक का स्टाइल होता है, वो मैंने ऐड ऑन किया, और थोड़ा सा ना इसको क्या कह सकते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं चाहूँगा, लेकिन है ना। हाँ, आप गा के सुना सकते हैं, गा के बता सकते हैं वेरिएशंस। हाँ, तो मैं ऐसे गाया था, नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको डाले तो तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। थोड़ा इसके अंदर ना थोड़ा इंडियन क्लासिकल को मिक्स किया, और इस तरह से ये गाना बन के, और बहुत तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। थोड़ा वेरिएशन किया, वो इतना लोगों को पसंद आया। और मैं क्या होता है ना कि आप एक्सपेरिमेंट जब करते हो और वो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर गाने में कुछ एक अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, मुझे भी नहीं पता मेरा सिग्नेचर स्टाइल है क्या, लेकिन कोशिश करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ, और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो इसके टेक्सचर पे जो और दूसरी एक और बात बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये हम हिंदी के लिए कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं डीएसपी जी को ये महसूस हो रहा था कि श्रीवल्ली साउथ इंडियन साउंड करेगा, बट श्रीवल्ली साउंड बहुत अच्छा है। मतलब जो आजकल साउंड का ज़माना है ना, चाहे वो तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, तो ये साउंड है बहुत ही कमाल लिखा है रकीब आलम जी ने। तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी करें क्या, क्योंकि श्रीदेवी जी बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की रह चुकी हैं, और उनका नाम जुड़ेगा तो और भी ज़्यादा मैजिक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गाने में जो साउंड आ रहा था ना श्रीदेवी जी का वो उतना ज़्यादा मतलब खिल के नहीं आ रहा था, इसलिए श्रीवल्ली हम लोगों ने रखा। मैंने गाया था श्रीदेवी भी, लेकिन श्रीवल्ली फाइनली बहुत अच्छा खिल के आया, और हीरोइन का नाम भी श्रीवल्ली है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया। चलिए, हमारे पास एक जय हो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ। तो आपने और एक चीज जो सबने नोटिस की कि आपका जो इसमें टेक्सचर है, वॉइस टेक्सचर है, उसके ऊपर भी आपने काफी काम किया है। जैसे अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो काफी जैसे एटीट्यूड वाला है, तो आपने उसके अंदर भी बहुत काम किया। इस फिल्म में क्या है ना, उनका थोड़ा
और एटीट्यूड और थोड़ा सा राउडी किस्म का उनका एक एटीट्यूड बताया है फिल्म में, तो वो गाने में नज़र आना चाहिए था। अभी ऐसे तो एक रोमांटिक गाना को आप गा लो, ठीक है, मीठा मीठा गा के, लेकिन आप अंतरा आप इस गाने का सुने, फर्स्ट स्टैंजा, सारा ज़माना है मेरे पीछे, और ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे, ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। तो ये सब ना थोड़ा ड्रामा किया उसके अंदर ना, वो बहुत लोगों को पसंद आया कि ये जो ना आपने ना नो तमन्ना हीरा बन, वो एक ना टशन वाला होता है ना एकदम, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसे टाइप का ना एक, तो वो एक एटीट्यूड आना चाहिए था इस गाने में। तो वो किया तो इतना सब लोग उछल गए स्टूडियो में कि ओ माय गॉड ये चाहिए हम लोगों को। और ये स्टाइल मैंने एक और गाने में यूज किया था, इश्कज़ादे, अगर आपको पता होगा। इश्कज़ादे फिल्म में भी ये मैंने इस तरह का, क्योंकि उस फिल्म का जो हीरो था उसका जो कैरेक्टर था वो इसी तरह का था, तो वो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट स्टाइल इस गाने में यूज किए और है ना उसको और बेटर बनाने की कोशिश की। तो बहुत खूब, तभी ये इतना चल भी रहा है। आई मीन इट्स जस्ट इन few days it has touched 150 million or something like that, right? So I'm sure it will touch 1 billion or so. इंशाल्लाह थैंक यू। इसमें से जावेद भाई 1 मिलियन मेरे व्यूज हैं। अरे आपके लिए ना स्पेशल केक भेजूंगा मैं। पक्का है? अभी हम लोगों ने 100 मिलियन पूरे किए, तो मैंने कल एक केक कट किया। हाँ मैंने देखा वो वाला। तो है ना वो अभी वो स्पेशल केक जब है ना 1 मिलियन, जब 1 बिलियन पहुंचेगा तो मैं आपके लिए भेजूंगा। पक्का, ये आपने प्रॉमिस किया, रिकॉर्डिंग पे है। दूसरा जावेद भाई, मैंने तो ये मूवी पुष्पा एक्चुअली देखी ही आपके गाने की वजह से। श्रीवैली, उससे पहले तो मुझे इस मूवी का पता नहीं था, राइट? सो लाइक आई मीन यू नो दैट कि हमें जो साउथ की फिल्म है इतना, जो नॉर्थ वाले इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। एंड इवन आई डिडंट नो दैट कि अल्लू अर्जुन इज सच ए बिग स्टार। आई केम टू नो अबाउट अल्लू अर्जुन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो मैं इवन हाँ बिल्कुल, तो मेरे जो नियर्स एंड डियर्स हैं, फैमिली है, तो मैं उनको ये गाना दिखा रहा था और इस गाने की वजह से मैं फिर वो मूवी दिखा रहा था। एंड तो सबको जो पुष्पा और जो ये वाले जो लीडिंग एक्टर्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, वी डिडंट नो दैट कि इतने बड़े फेमस हैं वो इतने फेमस हैं। और ये हमारी लैक ऑफ नॉलेज थी, लेकिन हमारे फैमिली में, हमारे नियर्स एंड डियर्स में, काफी हद तक मेरी ऑडियंस में भी जो पता चल रहा है वो जावेद अली की वजह से। नो आई कैन अंडरस्टैंड सर। आपको प्लीज करने के लिए नहीं मैं बोल रहा, दिस इज द फैक्ट। हाँ ये बहुत इट्स अ फैक्ट सर, ये फैक्ट है, इसमें कोई भी मैंने ऊपर चढ़ा के बढ़ा के नहीं बोला है। और मतलब ये होता है ना, कभी कभी कुछ कहानी बना देते हैं, वर्ड टू वर्ड मैंने एकदम ये बात बताई आपको, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं। आपने अभी कुछ पल पहले इश्कज़ादे का नाम लिया, तो क्यों ना इश्कज़ादे का गाना हो जाए जिसकी आप बात कर रहे थे। इश्कज़ादे 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 इश्कज़ादे। तो जावेद भाई, अभी आपको जो नई सॉन्ग्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, अभी इसी तरह के सॉन्ग्स आ रहे हैं या थोड़ा डिफरेंट? सर मैं तो अभी मैं बहुत सारे नए कंपोजर्स हैं जो मुझे मैं भी उनके साथ काम करना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ में, तो सबके कॉल्स तो आ रहे हैं। और मुझे पता नहीं, मैं एक्चुअली गाने का जो फील होता है
वो सुनते ही, कॉम्पोजिशन सुनते ही आपका माइंड स्ट्राइक करता है कि इसमें क्या सोच होनी चाहिए या क्या अप्रोच होना चाहिए गाने का। एक्चुअली करेक्ट वर्ड है अप्रोच आपका। तो अगर वो रोमांटिक गाना है या फिर उसका कैरेक्टर इस तरह का है तो डेफिनेटली मैं इस तरह का एक टोन यूज़ करूँगा अपनी वॉइस का, और जो कि एक्सेप्ट हुआ है। और मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस गाने की, तो कि आपकी आवाज़ बहुत फ्रेश साउंड कर रही है। इनफैक्ट मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा इसी बात को जोड़ते हुए कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे उतना यूज़ नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए। ये सब लोग बोलते हैं मुझे, तो जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं फ्रेशनेस तो रहेगी ना। तो मुझे जितना, मतलब बाकी हमारे जो कलीग्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उनका जितना ज़्यादा उनको जितना यूज़ किया गया उतना मुझे नहीं यूज़ किया गया। तो मेरा गाना कभी भी आता है तो फ्रेश ऐसा लगता है लोगों को। मतलब मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो वो भी एक चीज़ है। तो आपको क्यों लगता है कि आप ओवर एक्सपोज नहीं हुए? क्यों नहीं हुए ओवर एक्सपोज आप? सर ये तो मैं बता ही नहीं सकता। मैं बस सब लोगों से बस यही कहता हूँ कि यार मुझे अच्छे अच्छे गाने गवाइए प्लीज़, मुझे अच्छे अच्छे गाने। क्योंकि क्या है कि मुझे पता है ये मैं कोई बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बट क्या होता है कि आप बहुत चिल्ला के बात बोल नहीं सकते। क्या होता है जब आपका काम कोई एक ऐसा हिट होता है तो तब लोगों को पता भी चलता है और लोगों को ये रियलाइज़ भी होता है। तो बस मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि जो मेरा मन करता है यार ये गाने में कितने अच्छे गा सकता था या कितने अच्छे गा सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाने पे लिखा रहता है गाने वाले का नाम। मैं तो बस यही कहूँगा। ट्रू, बिल्कुल। और मैं एक और बात ऐड करूँगा कि जावेद भाई, जो आपके जिस सिंगर ने शुरुआती दौर में ही A.R. रहमान जैसे कंपोजर के साथ काम कर लिया हो, जिस सिंगर ने शुरुआती दौर में ही इस तरह का गाना गाया हो जैसे जश्न बहार है, राइट, जो आज भी सुनो तो इतना फ्रेश लगता है, इतना एनर्जेटिक लगता है। आई मीन this is one of my favorite. It's so you know, for some people it may be slow, लेकिन मैं जिम में अभी भी उस गाने को सुनता हूँ और मुझे वैसा ही फ्रेश लगता है and it actually inspire me, it gives me energy, right? स्लो होने के बावजूद लोग बोलेंगे जिम में कैसे सुन लेता है ये गाना, but it has a special energy in it. Wow, that's बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, and it's a very tough song, right? So मुझे लगता है कि आपकी जो इमेज बनी हुई है कि जितने भी टफ सॉन्ग्स हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स हैं, जो सूफी टाइप के सॉन्ग्स हैं, वो सब क्लासिकल टाइप के सॉन्ग्स हैं, वो सब जाएं जावेद अली के पास। और जो फन सॉन्ग्स हैं, हाँ नहीं देखो ये गाना सबसे बड़ा एग्जांपल आ ही गया ना, श्रीवल्ली। इट्स नॉट अ सूफी सॉन्ग, इट्स नॉट अ क्लासिकल सॉन्ग, एक कमर्शियल गाना है, रोमांटिक गाना है। तो भी ये गाना जब चल सकता है, लोगों को पसंद आ सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बड़े कंपोजर्स हैं वो मुझे इस तरह के गाने गवाएंगे, यही मेरी उम्मीद है। अब ये भी मतलब क्या है ना, अभी मैं क्या कहूँ इस बारे में, बिकॉज आई एम नोबडी कि भाई इस बारे में, क्योंकि हर इंसान का अपने इंडिविजुअल एक सोच होती है। तो कहीं ना कहीं बस वो एक टिंग करने की जरूरत है बस। सोनू निगम ने भी कहा आपके बारे में कि यू नो लाइक यू आर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिंगर। ये मेरे बारे में बहुत एक बात चली है, बट थैंक यू सो मच सोनू भाई, आपने मेरे बारे में 2 लफ्ज़ कहे, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, और वो बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट। Oh, I love this song, श्रीवल्ली। जावेद अली ने बहुत अच्छा गाया। तेरी झलक अशरफी। I just saw Pushpa 2 days back, and I love this song, and God bless Javed. बहुत अच्छा गाया। I'm so happy for him. I always wanted him to succeed, and this श्रीवल्ली song will give him the Filmfare of this year.
or any other award, big awards of this year, whichever awards are there. I pray for him. He's done a very good job, well deserved. उसको मिलना चाहिए. उसने बहुत अच्छा गाया गाना, शिव अली. या जावेद भाई, आपने जो अभी फ्रेश वॉइस की बात की, उससे मुझे एक और क्वेश्चन ट्रिगर हुआ है कि अगर हम देखें जो सिंगर्स रहे हैं, लेजेंडरी सिंगर्स रहे हैं 90s के, 80s के, या उसके बाद के 2000s के, मेरे जगहों पे काफ़ी ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स आए हैं और जिनकी आवाज़ सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनको आई मीन दे हैड ए सुपर स्टारडम, इवन टुडे दे आर सुपर स्टार्स, उनके गाने आज भी बजते हैं. तो जितना उन्होंने अपने गाने जो 90s में, 2000s में या 80s में गाए, वो उतना अब नहीं कर रहे हैं काम. नॉट बिकॉज दे आर रिटायर्ड, बट कि इंडस्ट्री उनको पूरी तरह से यूज नहीं कर रही है अभी. एंड वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट आई गेट फ्रॉम सम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स इज कि वो कहते हैं कि जो 90s की वॉइस थी या जो 2000 की वॉइस थी, उनको अगर आप आज यूज करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि गाना 90s का है या 2000s का है या 80s का गाना है. सो टू कीप फ्रेश, लाइक दे नीड फ्रेश वॉइसेस. सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं. नाउ कमिंग बैक टू यू, जब आप पहले शुरू में A.R. रहमान जी को इंट्रोड्यूस हुए, ब्रिजभूषण जी जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने कहा कि एक फ्रेश वॉइस है, इसको सुन लें. जी हाँ, so that is 20 years back. और इस 20 साल के दौर में भी आज भी आपकी इमेज जो है वो फ्रेश वॉइस की एक इमेज है. तो एक्चुअली जय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, सॉरी, बट 2007 से पहले ना मैं सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा था. मैं कुछ मतलब मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं था. लेकिन मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ है रियल मायने में 2007 से शुरू हुआ है. तो जाहिर बात है कि मेरी जो गिनती की जाएगी 2007 से की जाएगी. तो मुझे अभी 14 साल हुए हैं इंडस्ट्री में. और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इतना सा काम किया है. लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया है. ये बात तो पक्की है. जावेद भाई, जिम में मैं एक मेरा फेवरेट गाना है जो मैं बहुत सुनता हूँ आपका, वो है गलत बात. हाँ, क्यों ना एक बार हो जाए. वही गाने को बहुत बहुत पॉपुलर है ये गाना. मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, डम 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 डंग 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 डंग, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है. जब मैं तुझसे मिला 19 का था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था, दिल में आके यूं फिर दिल से जाना तो गलत बात है. चलिए जावेद भाई, जाते हैं आपके शुरुआती दौर में. सो यू हैड वेरी टफ स्ट्रगलिंग टाइम, राइट? मैंने सुना है कि एक्चुअली कि इट वाज इवन सो टफ टू गेट ए प्रॉपर मील. 2 वक्त का खाना भी नहीं था प्रॉपर, राइट? सो अगर कई बार आपको चार रोटी की भूख होती थी तो आप 2 रोटी लेके गुजारा करते थे. आप यकीन मानेंगे, ये बात बिल्कुल भी स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है. और देखिए, मुझे लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, लोगों की अट्रैक्शन पाने के लिए ये बात बनाने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर आप पूछेंगे तो मैं साफ और सच बताऊंगा कि ऐसा था, वाकई था. मैं ऐसा नहीं था मेरे घर से मुझे पैसा आ रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है फाइनेंशियली और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ. मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 125 रुपये लेके आया था. जब मैं छोटा था, तब उसमें मेरी कम उम्र थी. 125 रुपये लेके आया था अपना तानपुरा उठा के यहाँ पे मुंबई में. और मेरे गले में एक चेन पड़ी होती थी, उसकी कीमत थी कुछ 1200 रुपये, तभी 1214, बहुत पतली सी चेन थी. तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैं वो भी बेच दी थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे कुछ. तो ये सारे दौर से मैं गुजरा हूँ. और मैं इतना कह सकता हूँ कि ऊपर वाले की दया से मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखा है कि जो बहुत
कम लोगों को देखना नसीब होता है स्ट्रगलिंग पीरियड में। हर एक्सपीरियंस लिया है, चाहे वो आप कहें कि डेमो गाने का हो, चाहे वो इधर उधर घूमने का हो, घूमने का इन द सेंस कि स्टूडियो टू स्टूडियो भागने का, दौड़ने का, मिलने का सबको, तो ये सब कुछ मतलब देखा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने वो देखा है, तो मुझे आज जो मुझे मिला है उसकी कीमत है। ऐसा नहीं कि मुझे रातों रात मिल गया, तो जो मुझे मिला है उसकी मुझे एक अहमियत है, उसकी कीमत है, और मैं उसको मैं सर माथे पे लगा के शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले के साथ का। तो हर एक्सपीरियंस देखा है मैंने। और क्या होता है कि आप एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी इंसिडेंट को एक बहुत बड़ी कहानी बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रियलिटी शोज में भी मेरी मॉम को जो बात कहते हुए सुना है, वो एक एक वर्ड बिल्कुल ठीक है। हम जिस हालातों में रहते थे, जिस तरीके से हमारे हालात थे, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट नहीं करता कि लोगों को ये ना लगने लग जाए कि यार ये तो उठाते हैं यार, यही बात शुरू कर देते हैं यार लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो बात मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को जान पता है, और उसको बात बार बार रिपीट करने का क्या फ़ायदा। नहीं जावेद भाई, मैं आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा कुरेद रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी है फॉर श्योर कि जो जनरेशन यहाँ पे अब बड़ी हो रही है, आई विल से आउट ऑफ इंडिया, है ना, जो आपके लिसनर्स हैं, फैंस हैं, जो बच्चे हैं भी, वो भी आपका इस इंटरव्यू को देख के आपसे इंस्पायर हो सकें और समझ सकें कि ये जिस तरह की जो आप जिस मुकाम पे जो पहुंचे हैं वो आसान नहीं था, और उसकी कैसे आपने इबादत की है, चाहे वो देश में रह रहे हो या देश से बाहर रह रहे हो, राइट, कहीं पे भी रह रहे हो। हाँ, तो वो आपकी जो स्टोरी है वो मैं इतनी इंस्पायरिंग है। मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा बताऊंगा इस बारे में। अब आपने पूछ ही लिया, कुरेद ही लिया है, तो मैं अंदर नहीं डीप में जाता हूँ। हमारे, आपको पता है, आपके रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपको आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, प्रे करते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि यार ये किसी काबिल ना बने, और कुछ ना कुछ चीज़ें। तो कई लोग ऐसे थे कि जो ये भी कहते थे कि अरे यार इतने दिन हो गए जावेद को वहाँ, मेरे डैडी को बोला करते थे ये बात। मेरे डैडी सुन के अपनी गर्दन ऐसे झुका लिया करते थे, किसी को कोई जवाब नहीं देते थे। मेरे डैडी को ये पूछते थे लोग कि अरे जावेद को इतने दिन हो गए वहाँ पे, क्या कर रहा है, उसको कुछ हो रहा है नहीं, ऐसा टाइप का। तो बोलते कुछ नहीं हो रहा है तो एक काम करो ना, कुछ पियानो सिखा दो उसको, कुछ ड्रम सिखा दो, या कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा दो ताकि वो कुछ करे। अरे भाई आपको क्या लेना देना है, मेरे वालिद साहब और मैं देख लेंगे भाई। आपको ये बात बोलने की तो ये बातों की बहुत इंटरेस्ट रहा है। और मुझे जब ये बात पता चलती थी ना, तो मैं अपना दिल में मुझे बहुत हर्ट होता था, बहुत दुख होता था कि यार ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का यार। मैं तो यार चुपचाप रहता हूँ यार, सबका भले चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लोग सोचते थे और ये चाहते थे अरे जावेद को वहाँ क्यों छोड़ा हुआ है। मेरे डैडी को बोलते थे लोग, मैं बहुत छोटा था, बोलते थे वहाँ क्यों छोड़ा हुआ है आपने उसको, ऐसी उसकी हालत हो रही है, इतना कमज़ोर हुआ है, खाने को भी प्रॉपर नहीं मिलता है, आप उसको वहाँ से बुला लो। मेरे डैडी ने बोला नहीं नहीं, हम सिर्फ, और मुझे पता है मेरे बेटे को क्या करना चाहिए। और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने कहा हमेशा कदम कदम पे मुझे ये बताया कि जावेद, अपने इंसान को ज़बान से नहीं, अपने काम से दिखाओ कि अपने काम से ज़ेर किया जाता है। मैं तकब्बुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाखुदा मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ इस बारे में, लेकिन ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कि ये बताया मेरे डैडी ने कि बोलो मत, करके बताओ। तो करनी करो, अपनी मेहनत करो और अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को कहते ना, ताकि लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहें। तो मैं हमेशा, जैसे मैं छोटे से घर में रहता था, मैं रियाज़ करता रहता था, अपने गले का जो भी मुझे प्रैक्टिस दी गई थी मैं करता रहता था। तो ये सारे हालात भी आए हैं, ये सारा वक्त भी देखा है। इनफैक्ट मेरे साथ के बहुत सारे लोग स्ट्रगल करने के लिए आए थे उस वक्त, उसी टाइम पे,
और किसी के घर से पैसा आ रहा है तो किसी के जो डैडी हैं वो कोई डीलर्स हैं मारुति के और कोई भी कंपनी के, और मैं सब मिलता था, सब लोग बोलते थे यार हमको तो पैसा आता है यार, तो मैं सोचता था यार कितने लकी हैं यार। लेकिन मैं वहीं अपने को ग्रेट नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे कोई शो मिल जाता था तो मैं उस शो में से ना XYZ अमाउंट अपने पास रखता था, XYZ अमाउंट अपने पेरेंट्स को भेजता था, उसमें भी उस वक्त भी ऐसा था। तो ऐसा वक्त निकला है, तो वही मेरे पेरेंट्स की, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, जो भी खुदा ने मुझे दिया है और दे रहा है और देता रहेगा। तो ये सारा वक्त गुजरा है। इनफैक्ट मेरे साथ में कंपटीशन बहुत सारे लोग करने लगते थे कि अरे यार देखो फला आदमी आया है, देखो तुमसे बाद में आया और उसको ऐसा गाना मिल गया है और ऐसा तुम्हारे लिए ऐसा है। तो वो मुझे बहुत दुख देता था। मैं कह यार लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए यार, ये बहुत हुआ है कि यार मेरे पीछे पड़े हुए, मेरे घर वालों के पीछे पड़े हुए हैं, उनको सता रहे हैं कि यार देखो आपका बेटा तो कुछ किया नहीं अभी तक और फला आदमी देखो जाके कितना उसने नाम कमा लिया। तो बस हम लोग देखते रहते थे। मैं ये बहुत इमोशनल बातें हैं, पहली बार बता रहा हूँ मैं किसी को भी। Yeah, thanks, Javed bhai, for sharing this. And I think, the coming generation should learn from this, especially, the kids, from this part of the world or in India, anywhere. I mean, they should listen to this and they should learn. And so, there was so much of struggle, so much of things opposing you. ना इतना खाने को नहीं मिल रहा है, इतने other challenges है. But what was that, कि आप चलते रहे, आप आगे बढ़ते रहे अपनी मंजिल की तरफ. तो खाने को पैसे नहीं है, रिश्तेदार अपोज कर रहे हैं, सब आपके अगेंस्ट में जा रहा है. आपको ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि आप चलते रहे, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे? एक्चुअली मुझे ना मेरे डैडी के ऊपर कॉन्फिडेंस था। मैंने अपने वालिदैन की कभी बात नकारी नहीं, उनकी बात को कभी ना मैंने ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कहीं ना ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे बॉम्बे भेजा है तो कुछ तो शायद है ना देखा होगा उन्होंने। तो मुझे मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे डैडी पे कॉन्फिडेंस था कि यार इन्होंने कुछ तो देखा होगा। तो फिर मैं करता रहता हूँ यार, कभी ना कभी तो खुदा हाथ पकड़ेगा मेरा। तो वो एक चीज़ थी। और प्लस क्या होता है कि मैं बहुत ईश्वर पे आस्था रखता हूँ और मुझे यकीन था कि ना देर सवेर कुछ भी हो जाए लेकिन अल्लाह को हम पे तरस ज़रूर आएगा। तो वो एक थोड़ा सा बिलीफ था, आज भी है और कल भी रहेगा। जावेद भाई, बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो गया, तो क्यों ना एक गाना हो जाए, आपका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा सबका। आपका फेवरेट? एक दिन तेरी राह में बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें। तो कई बार जावेद भाई ऐसा भी होता है ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ और फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही टाइट है, तो जैसे इंडियन फैमिली में टिपिकली, राइट, आपके ब्रदर हैं, एक मुझसे बड़े एक छोटे हैं, और सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर है। तो ये भी होता है ना कि उनके लिए भी देखना है कि दूसरे जो भाई बहन हैं उनको भी देखना है। तो फैमिली की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया कि चलो आप करते रहो जो भी आप परसुइंग म्यूजिक में कर रहे हो,
और साथ के साथ कुछ और काम भी कर लो, राइट, ताकि 2 पैसे आ जाएं और गुजारा हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। मेरे डैडी ने हमेशा यही बताया कि जावेद क्या है, सीखते रहो, स्टूडेंट बने रहो। और मैंने जिस मकसद के लिए भेजा है आपको, एक्चुअली मेरे डैडी ने मुझे बॉम्बे जो भेजा था ना, वो करियर बनाने तो भेजा था, वो सेकेंडरी था। सबसे पहले उन्होंने सीखने के लिए भेजा था मुझे, कि मैं अच्छे लोगों से सीखूं, अच्छी 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 सोसाइटी में बैठूं। और मैं वो मुझे मिलता गया, और वही चीज़ मैंने फॉलो की, और अभी भी कर रहा हूँ कोर्स। मेरे डैडी ऐसे इंसान थे, मुझे घंटों लेके घूमते थे वो, घंटों। आपको पता है मैं दिल्ली में कितनी शदीद गर्मी पड़ती है, कितनी शदीद, मतलब ऐसा होता है कि आप बाहर निकल नहीं सकते। तो मुझे लेके बचपन में वो घूमते थे। उस्ताद मुनव्वर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे, कि उनसे सीखे जावेद। या उनकी एक तमन्ना थी कि ये ना वो यहाँ पे आए, मुंबई आए, तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से सीखे, या फला उस्ताद से सीखे। तो जहाँ जहाँ मेरे डैड ने मुझे ना, उनको लगा कि ना इसको सीखना चाहिए, मुझे उन सभी का शागिर्द बनाते गए। और मैं सबसे सीखता रहा। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे अभी कैसा होता है ना कि अरे यार मेरा बेटा तो इतना अच्छा गाता है, उसको क्या है ये है, ऐसा कभी मैंने मेरे डैडी से सुना नहीं। हमेशा उन्होंने ना मुझे, मेरे अंदर कमियां ही निकाली। और कभी कभी मैं हर्ट हो जाता था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हर्ट हो जाता था। लेकिन ज़िंदगी में देखिए क्या होता है, दुनिया आपकी तारीफ़ करती है, लेकिन एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ये बताए कि तुझे इस चीज़ पे काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा तू करेगा तो और बेटर होगा। दुनिया तो तारीफ़ कर रही है, भाई कोई ऐसा भी तो बंदा होना चाहिए जो आपको आपकी कमियों से रूबरू करवाए। तो वो मेरे डैडी करते थे हमेशा। मेरे डैडी हमेशा बोलते थे, देख तूने यहाँ पे आवाज़ ठीक नहीं लगाई है, देख नीचे के सुर कैसे लग रहे हैं, या देख ना ऊपर जो तू दबा के गा रहा है, ऊपर टेक्सचर कैसा हो रहा है तेरा। एग्जैक्टली वो ये सारी चीज़ें बताते थे। गाने में कैसा होना है, दबा के आवाज़ ना गाओ, ये सारी चीज़ें वो बताते रहते थे। और मैं कभी कभी सोचता था, मैंने कहा यार ये गाना इतना हिट हो गया है, जैसे अर्जियाँ गाना था, रहमान सर का मैंने गाया था, और वो अर्जियाँ गाना इतना लोगों को पसंद आया कि मैंने जब डैडी को, एक तो मैं डरता था उनको सुनाते में, क्योंकि उनका मुंह बनने लगता था ऐसे, जैसे कभी खुश नहीं होते थे वो, जैसे ऑन किया ना तो ऐसा शुरू हो जाता था उनका ऐसा। तो मैं सोचता था, मम्मी को बोलता था, मैं मम्मी को ना कंप्लेन करता था, मैं कहा मम्मी क्या, मैंने लोगों को देखा है अपने बच्चों की इतनी तारीफें करते हैं और पापा मेरे गाने पे मुंह बनाते हैं। तो कहती बेटा तुझे पता नहीं है, वो बहुत खुश होते हैं और वो जाहिर करते नहीं। आज में रियलाइज होती है कि ना वो जाहिर नहीं करते थे, लेकिन सही थे, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कोई गीत जो आपके फादर को पसंद आया हो, जिसमें वो कमी ना निकाल पाया हो? नहीं, ऐसा कोई भी गीत मैंने अभी तक गाया नहीं है। उन्होंने हर गाने में ना कुछ ना, अरे देख ऊपर जाके तूने ना इतनी आवाज क्यों दबाई। अब मेरे डैडी क्या थे ना, सिंगर थे, खुद ही आर्टिस्ट थे, तो उनके जमाने में क्या बिना माइक के गाया जाता था। अब बिना माइक के क्या होता है कि आप फुल खुल के गाते हो, लेकिन जब आप माइक पे गाते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड होना चाहिए आपका ना, आपके गले में, आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ताकि कितनी आवाज़ आपको थ्रो करनी है, किस तरह से आप। तो अब ये मैं डैडी को तो बोल नहीं सकता था कि पापा इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। मैं सुन लेता था, अच्छा ठीक है पापा, ठीक है। मन में थोड़ा सा ये रहता था, लेकिन है ना बस बोल नहीं सकता था, मैं उनके सामने कभी बोला नहीं, तो बस। आपके फादर कव्वाली सिंगर थे, राइट? मेरे डैडी कव्वाली करते थे, मेरे डैडी गुरबानी कीर्तन भी करते थे। मैं भी जाता था उनके साथ गुरबानी कीर्तन करने के लिए, और मैंने हमेशा जब भी उनके साथ जाता था तो जितने भी ऑडियंस होते थे वो कहते थे यार ये लड़के के अंदर कुछ बात है, ये कुछ करेगा यार ये लड़का, ये एक बात सुनने में आती थी। तो मेरे डैडी को कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था कि ना यार इसको कुछ बनाना चाहिए। इनफैक्ट मेरी एज के ना हमारे
ब्रादर में, हमारे रिलेटिव्स में बहुत सारे लड़के गाना शुरू किया था। तो मेरे डैडी सुनवाते थे सबको कि यार देखो कैसा लग रहा है इसका। तो सब बोलते थे यार ये बढ़िया है लड़का, इसको कुछ, जब छोटा था, जब बड़ा हुआ तो फिर सबका ये हुआ यार इसको कुछ बनना नहीं चाहिए था कुछ चक्कर में। I can understand this emotion. कहते हैं ना वो crab mindset, कि खुद भी कुछ नहीं करना और दूसरों को भी नहीं आगे बढ़ने देना, मतलब खुद टांग खींचते रहना बस, है ना। अरे लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी से रिलेटिव है कि एक शो कर रहा था अभी मैं, IPML करके जी पे आता था, आपने देखा होगा शायद, कभी देखने को मिला होगा। तो उसमें भी ऐसा कुछ स्टोरी थी और ना उसमें ना ऐसा बात हुआ, तो लोगों ने देखा कि मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई बहुत परेशान किया है सब रिलेटिव्स ने। तो सब में चर्चा हो गई यार ये बोलना नहीं चाहिए था यार, रिलेटिव्स ने क्या परेशान किया। तो तकलीफ उनको होगी जिन्होंने किया होगा। हम लोग चलो यार जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को तकलीफ हुई होगी, चलो फिर भी हम माफी मांगते हैं सबसे, जी ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। इसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मतलब ये इतने, मतलब आपको ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मैं बताऊंगा तो आदमी सोचेगा यार ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ है, यार क्या क्या है। तो ना मतलब ऐसा बहुत कम लोग हैं जिनके साथ में, और आपको पता है मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत सीधा हूँ या इस तरह से हूँ, लेकिन है ना मैं बहुत ज़्यादा ना थोड़ा चालाक किस्म का लड़का नहीं हूँ। मैं चालाक किस्म का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग चालाक हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि वो एक होता ना, एक आगे चल के सब काम करना और ये सब करना, सबसे आगे खड़े रहना, सबसे ये करना, ऐसा नहीं हूँ मैं। थोड़ा सा पीछे पीछे रहता हूँ, मैं दबा दबा रहता हूँ, था मेरा नेचर, अभी तो थोड़ा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बट जो बंदा इतना पीछे पीछे रहेगा वो आगे कैसे आएगा? तो उसको आगे लाने वाला खुदा है। बहुत को तो आपका जो नाम है, जो लास्ट नेम है स्पेशली जो आपने गुलाम अली से लिया, जिसकी वैसे पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, बट थोड़ा सा और हमें हमारे साथ शेयर करो कि आपने जो लास्ट नेम चेंज किया वो कैसे किया, एंड सेकेंडली आप उनके शागिर्द कैसे बने? मतलब वो जब हिंदुस्तान आए थे तब आपने उनसे सीखा या पाकिस्तान गए, क्या वो थोड़ा सा स्टोरी क्लियर नहीं है। मैं सच बताऊं, मैंने उनसे कभी कुछ सीखा नहीं ऐसे बैठ के। हाँ, बाद में मैंने कुछ लिया उनसे, लेकिन शुरुआत में क्या करता था ना, मैं जब छोटा था तो उनकी कैसेट्स सुन के उनकी गज़लें गाता था और याद करता था। तो मैं इस तरह से ना दिल्ली में जब वो आते थे अपने प्रोग्राम्स के लिए, शोज़ के लिए, तो मैं बेताब रहता था कि यार काश कि उनको देखने का मौका मिल जाए बचपन में। तो मेरे डैडी को पता था ये दीवाना है उनका। तो मेरे डैडी कहीं से उनको पता चला कि ना वो गुलाम अली खान साहब एक जगह आए हुए, तो जिनके यहाँ वो रुके हुए थे, जिनके घर पे रुके हुए थे, उन्होंने कुछ दिन पहले एक मेरा कहीं दिल्ली में एक कंपटीशन में मुझे सुना था। तो मेरे डैडी से उनका इत्तेफाक से मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे डैडी ने उनसे कहा, अशोक खन्ना जी थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, कि मेरा बेटा जो है वो गुलाम अली खान साहब का बड़ा फ़ैन है। और तो उन्होंने बोले उस लड़के को तो मैंने अवार्ड दिया परसों 3-4 दिन पहले, कहाँ है वो लड़का? तो उन्होंने कहा गुलाम अली खान साहब का फ़ैन है वो लड़का और मिलना चाहता। बोलते हैं मेरे घर पे तो रुके हुए हैं वो। और मेरे डैडी ने बोला अच्छा क्या बात है। तो मेरे डैडी उसी वक्त घर पे आए और मुझे कहा कि मैं तुमको ना गुलाम अली जी से मिलवाने वाला हूँ, गुलाम अली खान साहब से। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो मैं तो एकदम जैसे मुझे कौन क्या मिल गया दुनिया में, मतलब ऐसा मेरे दिल में उनकी एक इज्जत थी, है और रहेगी। तो मैंने कहा यार, मुझे तैयार किया, कपड़े वपड़े पहने, मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो लेके गए मुझे। अब जैसे उनकी एंट्री हुई है और मैं ऐसे देखता रह गया, क्या देख रहा हूँ मैं। अब मेरे डैडी ने उनसे तलब की कि मैं
अपने बेटे को आपका शागिर्द कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं कैसे सिखा पाऊँगा, तो आता ही रहता भी नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, 2 लफ्ज़ सुन लीजिए बस इसके, वो आपकी एक चीज़ गाता है। तो मैंने सुनाया उनको, तांगा वाले नैन कदों सुख नल सोओगी। और वो सुन के उन्होंने कहा कि यार ये लड़का तो 40 साल की रियाज की वाली गायकी गा रहा है। ऐसा उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया उसको, बोलते 40 साल का रियाज करके लोग ऐसा गाते हैं जो ये गा रहे हैं। तो मैंने कहा और मुझे तो पता नहीं था, मैं तो खेल कूद में था ऐसे ही, ठीक है। मेरी उम्र थी 10-11 साल की उस वक्त। And this is like 90s? यस। तो मेरे डैडी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं इसको शागिर्द करता हूँ। फिर उन्होंने सुन के फिर उन्होंने बोला मैं इसको शागिर्द करता हूँ। तो उन्होंने मेरा गंडा बांधा, और गंडा जैसे वो उस्तादी शागिर्दी होती है ना, जिसमें गंडा बंधन होता है, तो वो बांधा। और मैं इतना उनका दीवाना हो गया कि मैंने कहा यार जैसे इनका नाम है जावेद गुलाम अली, काश कि मेरा भी नाम ऐसा होता जावेद अली। ओहो क्या मज़ा आता। तो मैं डैडी के पास गया और डैडी से बोला, मैंने कहा पापा अगर मेरे नाम के आगे भी अली लग जाए तो कितना अच्छा होगा। तो मेरे डैडी ने बोला कोई मसला नहीं है, आप जावेद हुसैन लगाते हो, उसकी जगह अली का नाम आ जाए। अली के नाम में कितनी बरकत है, कितना वज़न है, उसकी तो बात ही अलग है। तो फिर मेरे डैडी ने बोला कि ठीक है तुम जावेद अली करो नाम। तो मैं तो छोटा था, मुझे क्या पता, मैंने बोलना शुरू कर दिया लोगों को कि जी मेरा नाम जावेद अली है, जावेद अली। तो जावेद अली इतना मतलब उसमें वज़न आया, और मेरी अली के नाम से तो इतना बात ही अलग है। तो मुझे सूट हो गया वो नाम, और फिर वहाँ से फिर मैंने अपना नाम जावेद अली शुरू कर दिया। तो जावेद भाई एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई आपकी, कि इस एज में जो आपने एज बताया 10-11 साल थे, और उस समय शायद मेरे हिसाब से गाने चल रहे होंगे कुमार सानू के, आशिकी के, फिल्म के उस दौर। नहीं उससे पहले की बात है। उससे भी पहले लाइक गोविंदा उस समय बहुत चल रहा था। या वो 1 2 3 4 राइट, दैट सॉन्ग्स, दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। सो काफी पैपी नंबर्स चल रहे थे, फिल्मी सॉन्ग्स चल रहे थे। उस टाइम में एक बच्चे को समझना, गुलाम अली को समझना, उस तरह का म्यूजिक समझना इज अमेजिंग। मतलब इवन मैं गुलाम अली को सुनने लगा, मैं जगजीत सिंह को सुनने, बट दैट्स मच लेटर इन लाइफ, राइट, व्हेन यू हैव सीन लाइफ अप टू सम एक्सटेंट, बट नॉट इन एज ए चाइल्ड। तो ये आपको गुलाम अली कैसे समझ में आए उस एज में? ये तो कुदरत की देन है। देखिए क्या है कि सोच जो होती है ना, वो खुद इंसान, सोच और समझ वो वक्त के साथ साथ आती है। लेकिन मुझे खुदा ने ना बचपन से मेरा टेस्ट थोड़ा सा क्लासिक रखा, और हमारे घर में भी ना फिल्मी गाने कम सुने जाते थे। हमारे घर में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना जाता था, गुलाम अली खान साहब को, मेहदी साहब को, उस्ताद आमिर खान साहब को, ऐसे सब सुना जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारी तबीयत पे ना उसका असर था उस चीज़ का। और मेरे घर में मेरे वालिद साहब लता जी को सुनते थे, रफ़ी साहब के गाने हमारे घर में बहुत सुने जाते थे। तो पूरा ही सब क्लासिक ही था। तो इस वजह से वो मेरे जहन में वो चीज़ उतरती गई, और मेरा माइंड उस तरह से डेवलप होता गया। इसलिए मैं फिर ना इस तरफ आ गया, और मेरा टेस्ट थोड़ा सा ना क्लासिक था। तो इस वजह से मैं वो गुलाम अली खान साहब को सुनने लगा। अपनी चॉइस हो जाती है। Oh, this is really amazing. I mean, उस एज में इतना डीप मीनिंग के साथ समझना गजलों को या सुनना, राइट, इवन नॉट इवन टीनेजर्स, राइट, एज ए बच्चा उसको उन गजलों को सुनना इज रियली समथिंग। चलिए जावेद भाई, क्यों ना जाने से पहले कुछ एक गाना हो जाए आपका, स्पेशली मेरा फेवरेट जो है जश्न बहारा। जैसे अभी आप बोल रहे हैं जश्न बहारा, कहने को जश्न, सॉरी, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहम नजारे हैं
सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। थैंक यू सो मच जावेद भाई, मजा आ गया बात करके। एंड ना आपसे सीखने को इतना कुछ है ना कि क्या कहना, आप अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट है। नहीं जय भाई, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। कुछ ऐसे तराने आपने छेड़े मेरे साथ में कि जो मैंने शायद बहुत सालों बाद है ना किसी के साथ शेयर किए होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही कमाल का कॉन्वर्सेशन आपके साथ में रहा। और आई होप आपसे फिर दोबारा से मुलाकात हो। थैंक यू सो मच जय भाई। थैंक यू सो मच ऑडियंस। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर से एक दफ़ा, और आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। ये प्यार किसी थपकी से कम नहीं, थपथपाहट से कम नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका प्यार एक अलग हौसला देता है, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, आपकी दुआएं बनी रहें, तो बस मैं अच्छे से अच्छा काम करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हो। तो तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। तो तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। I think today we have learned a lot from Javed. His thought process is rightfully aligned with his personality that has made him what he is today. We understand that if someone stays true to his passion, remains dedicated to his dream, and works hard, can achieve absolutely anything and everything in the world. What a gritty person is Javed. Well, this kind of a passion and perseverance for long-term goals is very well explained by my favorite author, Angela Duckworth, in her book, Grit. The secret to outstanding achievement is not just talent, but grit, a special blend of passion and persistence. Gritty people are able to maintain their determination and motivation over long periods despite experiences with failure and adversity. So, do check this book by Angela. And that's all for today, folks. See you soon in another episode of the Jai Ho, the Jai Kumar Show, where we try to find inspiration and motivation by learning from prominent achievers with a tadka of entertainment. Till then, aap sabki Jai Ho. Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jai Kumar Show. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली